हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का लेसन 1 और इसको हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन दो टाइप का होता है। मतलब ऐसे तो तीन चार टाइप का होता है, लेकिन मेनली दो टाइप का होता है। एक इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में क्या होता है? Internal electrical installation. In such type of electrical installation which is carried indoor is called internal installation. ऐसा इंस्टॉलेशन जो इंडोर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम लोग इंटरनल इंस्टॉलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल रेसिडेंशियल, बिल्डिंग वायरिंग, फैक्ट्री वायरिंग, ये सब इंटरनल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आता है। ठीक है। इट इज़ जनरली यूज फॉर यूटिलाइजिंग पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब हम लोग का जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करने वाला आपका इंस्टॉलेशन है। इट इज़ ऑपरेटिंग 230 वोल्ट फॉर सिंगल फेज एंड 400 वोल्ट फॉर थ्री फेज। ठीक है। ये जनरली ऑपरेट किया जाता है 230 वोल्ट सिंगल फेज के लिए और 400 वोल्ट थ्री फेज के लिए। अब हमारा सेकेंड टाइप external electrical installation. In such type of electrical installation which is carried out is called external electrical installation. ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में क्या क्या आता है? ट्रांसमिशन लाइन, HT, LT, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आता है। इसका मेन पर्पस होता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेशन स्टेशन टू कंज्यूमर। ठीक है। ये ऑपरेट किया जाता है 11 kV से 132 kV। ठीक है। और 400 kV। और उसके बाद भी कुछ और टाइप है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन कॉमर्शियल बिल्डिंग, ये सब हमें आगे पढ़ना है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। लाइव वायर, conductor which carries current and has potential difference with respect to earth is known as live wire। तो ठीक है। लोकेशन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल वायरिंग which is done for the machineries and industries tool for manufacturing of good। लोकेशन इंडस्ट्री कहाँ होना चाहिए? वैसे जगह में हम लोग इलेक्ट्रिकल मतलब वायरिंग करना चाहिए जहाँ पर मशीनरीज और टूल का मैन्युफैक्चरिंग होता है। लोकेशन ऑफ नॉन इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल वायरिंग विच इज़ डन फॉर डोमेस्टिक और हाउसेस। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर वायरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इन केस ऑफ एनी फॉल्ट ऑकर्स इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट टू द अर्थ बाय अ लो रेजिस्टिव पाथ। ठीक है। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वायरिंग के लिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी फॉल्ट ऑकर्स होता है तो एक्स्ट्रा वोल्टेज जितना भी होता है अगर वो हमारे सर्किट में आए तो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। मतलब क्योंकि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं अर्थिंग में वो बहुत कम रहता है और इसलिए। न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर क्या होता है? इट इज़ जनरली यूज्ड इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम इन विच वन फेज टेक्स द करेंट टू द लोड एंड द अदर न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो न्यूट्रल वायर भी अर्थिंग के जैसा ही काम होता है, लेकिन ये हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम में यूज़ करते हैं। 3 फेज 4 वायर सिस्टम क्या होता है? RYBN। ठीक है। और तो इसमें जो मतलब फेज वायर रहता है उसको उसमें लोड रहता है और जो न्यूट्रल वायर रहता है उसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। अब पॉइंट, इन वायरिंग सिस्टम द डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन वायरिंग सिस्टम द डिफरेंट connections are made and connected to the distribution board as switch। The every single switch is a point in wiring system। तो क्या होता है कि जो वायरिंग सिस्टम होता है उसमें हम लोग डिफरेंट जो मतलब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डिफरेंट कनेक्शन लेके आते हैं अपना घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास, वो सब मतलब वो सब पॉइंट जो जहाँ पर हम लोग स्विच लगता है उस सबको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, स्विच, इट इज़ अ डिवाइस विच कैन बी मैनुअली ऑपरेट फॉर ऑन एंड ऑफ पर्पस। हमारे सबके घर में स्विच है ही जिसे हम लोग मैनुअली यूज़ करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। स्विच बोर्ड,
अ ग्रुप ऑफ स्विच कनेक्शन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अ ग्रुप ऑफ स्विच कनेक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन से ले जाया जाता है उसे हम लोग स्विच बोर्ड बोलते हैं। फ्यूज़ एक सेप्टिक डिवाइस है जो हाई करंट को कभी फ्लो नहीं करने देता। अगर हाई करंट आएगा तो वो ट्रिप हो जाएगा और हमारा मतलब घर का वायरिंग खराब नहीं होगा। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज तो हम सब समझ रहे हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज एक फोर्स है जो करंट को लाने में मदद करता है। तो हम वोल्टेज का 3 कैटेगरी होता है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज को हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं लेस देन 240 वोल्ट। मीडियम वोल्टेज कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है 240 से 650 वोल्ट। और हाई वोल्टेज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है ग्रेटर देन 650 वोल्ट। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के दौरान? अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी डन विद द प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत ही जितना भी उसका प्रॉपर गाइडलाइन दिया हुआ उसी के अनुसार अपना घर, बिल्डिंग या फिर कहीं का भी वायरिंग करें। और दूसरा मटेरियल, ऑल मटेरियल यूज्ड इन वायरिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टैंडर्ड। हर मटेरियल का स्टैंडर्ड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ही स्टैंडर्ड से जो गाइडलाइंस है उसी के स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए। वर्कमैनशिप हमें ये कहता है कि जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शुड बी कैरिड आउट ओनली बाय पर्सन होल्डिंग द सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड आल्सो अंडर द सुपरविजन। वर्कमैनशिप हमें ये कहता है कि जो वर्कमैन है जो हमारे घर में या बिल्डिंग में या फिर इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को करता है उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और वो अंडर सर्विलेंस में कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो भी इंजीनियर जो उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके अंडर में काम करना चाहिए। नेक्स्ट, लेआउट ऑफ वायरिंग। बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्रॉपर लेआउट शुड बी मेड फॉर द पर्पस इन्वॉल्व बिकॉज वंस इट इज़ डन इट इज़ वेरी कॉस्टली टू रिमूव। लेआउट ऑफ वायरिंग क्या होता है कि इंस्टॉलेशन से पहले हमें एक प्रॉपर लेआउट चाहिए होता है वायरिंग का कि कहाँ क्या कहाँ क्या लगाना चाहिए, कहाँ क्या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वायरिंग हो जाता है तो उसको फिर निकाल करके फिर से ठीक करने में ज़्यादा खर्च पड़ता है। ड्राइंग ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इंस्टॉलेशन अ प्रॉपर वायरिंग डायग्राम शुड बी मेड वेयर ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड शुड बी डिस्क्राइब्ड क्लियरली एंड सबमिटेड टू द इंजीनियर और ऑनर। ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या होता है कि किसी भी वायरिंग जहाँ पर होने का है, बिल्डिंग हो चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, तो वहाँ का पहले एक प्रॉपर ड्राइंग बनाया जाता है जिसमें हर एक इक्विपमेंट को दर्शाया जाता है कि कहाँ कौन इक्विपमेंट लगेगा। जैसे हम घर का एग्जांपल लेते हैं तो घर में कहाँ फैन लगेगा, कहाँ पावर स्विच लगेगा, कहाँ आपका लाइट स्विच लगेगा, ये सब दिखाना चाहिए। ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, कंडक्टर। ऑल द कंडक्टर शुड बी कॉपर और एल्युमिनियम। जितना भी कंडक्टर हम लोग यूज़ करेंगे वायरिंग में सब कॉपर और एल्युमिनियम का ही होना चाहिए। और देखते हैं, फॉर पावर वायरिंग कॉपर क्रॉस सेक्शन एरिया मस्ट बी 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड एल्युमिनियम 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। जो पावर वायरिंग हम लोग करेंगे उसमें कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम से कम 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर होना ही चाहिए और एल्युमिनियम का 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर होना ही चाहिए, उससे कम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और जो जनरल वायरिंग होता है उसमें कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कभी भी 1 मिलीमीटर से कम नहीं लेंगे और एल्युमिनियम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर से कभी भी कम नहीं लिया जाता। अब हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक है मेन स्विच एंड स्विच बोर्ड। तो मेन स्विच सभी के घर में रहता है, आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। मेन स्विच शुड बी मेड ऑफ आइदर मेटल क्लैड और इंसुलेटेड इनक्लोज्ड पैटर्न। तो मेन स्विच जो रहता है वो मेटल क्लैड का बना हुआ रहता है या फिर इंसुलेटेड इनक्लोज पैटर्न में रहता है। ठीक है,
ताकि उसमें अगर शॉर्ट सर्किट भी हो तब आग ना लगे, इंसुलेटेड जो इनक्लोज पैटर्न उसका होता है उसके कारण। इट शुड बी वेरी क्लोज टू द एंट्री ऑफ सप्लाई और मेन स्विच बोर्ड। ये जो है एंट्री ऑफ सप्लाई जहाँ पर होता है उसी के क्लोज में होता है, ठीक है। आइए हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए इनकमिंग सप्लाई आता है मेन बोर्ड में, मेन स्विच में। अब मेन स्विच मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भेजता है, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या करता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भेजता है, और सब डिस्ट्रीब्यूशन उसे स्विच के रूप में निकाल देता है, ठीक है। द मेन स्विच एंड स्विच बोर्ड शुड बी फिक्स्ड ऑन द वॉल परमानेंटली। मेन स्विच और स्विच बोर्ड जो है वॉल पे परमानेंटली फिक्स्ड मतलब रहता है। Fuse is very essential to connect in the main supply board because it will restrict the extra high current to flow and will save the equipment from getting damaged। जो फ्यूज है उससे हम लोग मस्ट यूज़ करेंगे, एकदम ज़रूरी से यूज़ करेंगे आपका इसमें मेन स्विच बोर्ड में, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज वहाँ से ही, अगर पावर सप्लाई से ही हाई वोल्टेज अगर आए तो मेन स्विच में ही मतलब उसका पता चल जाए हमें, और वो वहीं पर ट्रिप करके फ्यूज़ खराब हो, ना कि घर का वायरिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर। सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर डिटर्मिनेशन इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर का डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे, ठीक है। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ करंट कंडक्टर, इट इज़ जनरली अपॉन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी, पहले बात तो हमें कंडक्टर का देखना चाहिए कि कितना करंट वो कैर कर सकता है। अगर हमें रिक्वायरमेंट है 5 एम्पेयर करंट का, तो हम कंडक्टर ले आए 2 एम्पेयर करंट वाला, तो वो तो नहीं चलेगा। इसलिए पहले हमें देखना है कि करंट कैरिंग कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर का कितना होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मतलब कम करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ले आता है जहाँ ज़्यादा यूज़ है, तो वो क्या होगा, जल्दी हीट हो जाएगा, और हीट होने के कारण वो जल के ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेगुलेशन। लार्ज कंडक्टर एरिया इंक्रीज्ड आर रिड्यूस्ड, IR स्क्वायर लॉसेस रिड्यूस एंड V/G रेगुलेशन improves, but cost become very high, so optimum size must be selected in order to reduce the cost, improving V/G रेगुलेशन, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप रेगुलेशन को कम करने के लिए, क्यों कम करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि लार्ज साइज ऑफ कंडक्टर उसमें लग जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, पावर लॉस होगा, V/G मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव बहुत ज़्यादा होने के कारण कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग वोल्टेज जो ड्रॉप होता है उसे कम से कम करने के लिए हमें पहले देखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर, स्पेशली मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ कंडक्टर का हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला भी है, RI इज इक्वल टू ρI/2πL ln R/R, ठीक है। नेक्स्ट कंसील्ड वायरिंग। तो आइए हम पढ़ते हैं कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग को आगे हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी हम इसका कुछ पॉइंट ही देखेंगे। वायरिंग थ्रोट वॉल एंड फ्लोर्स इज नोन एज कंसील्ड वायरिंग। जो वायरिंग वॉल और फ्लोर पे होता है उसे हम लोग कंसील्ड वायरिंग करते हैं। इन दिस मेथड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वायर पास वेरी इजली थ्रोट द वॉल एंड फ्लोर। इस मेथड में जो वायर रहता है बहुत आसानी से पास कर जाता है वॉल और फ्लोर से। दिस वायर शुड पास थ्रू पाइप एंड कैसिंग इनसाइड द वॉल। ये जो वायर होता है वो पाइप और कैसिंग के थ्रू पार करता है वॉल से, ठीक है। फिटिंग एसेसरीज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिटिंग एसेसरीज। फिटिंग एसेसरीज में क्या क्या आता है, सेलिंग रोज। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन नॉट एक्सिस्टिंग वोल्टेज 250 वोल्ट। सेलिंग रोज, तो सेलिंग रोज को हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका जो वोल्टेज होता है 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्यूज इज नॉट अटैच टू द सीलिंग रोज। सीलिंग रोज इज कनेक्शन गिवन इन बिटवीन द स्विच एंड द इक्विपमेंट।
तो देखिए फ्यूज जो है उसको हम लोग सीलिंग रोज के साथ अटैच नहीं करते। सीलिंग रोज जो है कनेक्शन जो होता है स्विच और इक्विपमेंट के बीच में होता है। सॉकेट आउटलेट्स एंड प्लग्स। तो सॉकेट आउटलेट्स एंड प्लग्स क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड आर यूज्ड विथ फ्यूज। सॉकेट आउटलेट्स और प्लग्स जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होता है, वो भी फ्यूज के साथ। एवरी प्लग्स containing a fuse shall be non-reversible and shall be so arranged and connected that the fuse control an outer phase conductor। ठीक है, तो जो हर एक प्लग जो होता है जो एक फ्यूज को कंटेन करता है, जो नॉन रिवर्सेबल रहता है, ठीक है, जो अरेंज रहता है कनेक्शन फ्यूज के साथ। चलिए, लाइटनिंग फिटिंग शॉल बी कंट्रोल बाय स्विच, आइदर वन स्विच और बाय अ टू वे स्विच, so as to provide comfort for occupant that he can utilize electrical energy economically। light fitting shall be will protected from fire। तो हमारे घर में जितना भी फिटिंग होता है वो सब लाइट फिटिंग ही होता है। लाइटनिंग फिटिंग का मतलब होता है जिसमें कम पावर का यूज़ हो। ठीक है, तो वन वे स्विच हो सकता है, टू वे स्विच हो सकता है। इसको हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग कंफर्ट के हिसाब से अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इकोनॉमिकली यूज़ कर सके। अगर हम सिर्फ मेन बोर्ड से ही सारा को कनेक्ट करके रखते हैं, तो अगर मेन बोर्ड से अगर हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो पूरा घर का लाइट ऑन हो जाता है। लेकिन हम लोग जो लाइटनिंग फिटिंग करते हैं उसके वजह से हमें जो चीज़ यूज़ करना हम सिर्फ उसी को यूज़ कर सकते हैं। ये तो इसलिए हम लोग का ये इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा होता है। लैंप होल्डर। ऑल लैंप होल्डर shall be provided with cord grips and shade carries। आउटडोर लैंप shall have weather proof fitting। तो जितना भी लैंप होल्डर रहता है सब प्रोटेक्शन के साथ लगाया जाता है। और जो हमारे आउटर लैंप होल्डर जो होते हैं वो वेदर प्रूफ भी होता है, ताकि वाटर आपका एयर मतलब सनलाइट उस सबसे कोई भी उसको इफेक्ट ना पड़े। लैंप्स। ऑल इंसिडेंट लैंप मस्ट बी वेल प्रोटेक्टेड एंड हग above the floor level not less than 2.5 मीटर। तो लैम्प्स जो होता है वो इंसिडेंट लैम्प जो होता है वो हमेशा आपका 2.5 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हम लोग देखते हैं कुछ ड्राइंग के बारे में। तो पहला ड्राइंग है हमारा वायरिंग डायग्राम। In wiring diagram, every circuit shall be indicate and numbered in the wiring diagram, and all points shall be given the number as the circuit to which they are electrically connected। All wiring diagram must indicate clearly in plane the main switchboard, distribution fuse, MCB board, the runs of various main and sub main, and position of all point and controls। ठीक है, तो वायरिंग डायग्राम क्या बताता है हम लोग को कि वायरिंग डायग्राम इंडिकेट करता है वायरिंग को, प्रॉपर वायरिंग को, जिसमें हमें मतलब हर चीज़ इंडिकेट किया हुआ रहता है क्लियरली। क्या क्या? स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फ्यूज, एमसीबी बोर्ड, रन्स, वेरियस मेन सब सर्किट एंड पोजिशन ऑफ ऑल पॉइंट। ठीक है, द सिंप्लीफाई वायरिंग वर्क एंड मेंटेनेंस वर्क बिकॉज tracing a particular wire in easy since it is given to unique number। distribution board shall be marked to indicate the circuit number controlled by them। only specialized symbol shall be used in the drawing। तो क्या होता है कि जो ड्राइंग वर्क रहता है उससे आगे मेंटेनेंस करने में भी हमें सुविधा होता है, ताकि हमें पता चल सके कहाँ क्या लगा हुआ है, कहाँ क्या खराबी हुआ है। हम लोग ड्राइंग देख करके अगर वहाँ का वायरिंग हो भी जाता है, कुछ खराबी हो जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगा हुआ है, कौन सा इक्विपमेंट ख़राब हो चुका है, और उसे हम चेंज कर सके। और इसमें जो भी मतलब आपका सिंबल यूज़ होता है वो स्पेशलाइज्ड सिंबल ही यूज़ होता है। सिंबल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पाइप डायग्राम। तो नेक्स्ट है पाइप डायग्राम। पाइप डायग्राम में क्या होता है कि एक पाइप के थ्रू आपका डायग्राम बनाया हुआ रहता है।
In pipe diagram, a contractor clearly indicate the rate, size of pipe, number of pipe, in wires in the pipe, and junction box, and this should be marked in wall by the एग्जिस्टिंग एजेंसीज। तो क्या होता है, पाइप डायग्राम में कॉन्ट्रैक्टर क्लियरली इंडिकेट करता है साइज ऑफ पाइप को, रेट ऑफ पाइप को, और उसके अंदर जो वायर यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में, और जो जंक्शन बॉक्स यूज़ किया जा रहा है। तो पाइप डायग्राम में यही सब होता है, ठीक है। की डायग्राम, इन द वायरिंग अलोंग विथ मार्किंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ फेज आर आल्सो मार्क्ड एज RYBN। तो क्या होता है की डायग्राम में, की डायग्राम में आपका वायरिंग डायग्राम के जैसा ही सारा कुछ होगा, और इसके साथ इसमें फेज भी मार्क्ड किया जाएगा, मतलब फेज के बारे में ही बताया जाएगा कि अगर आर फेज का कोई वायर आ रहा है तो उस वायर के बारे में बताया जाएगा, आर वायर, वाई वायर, बी वायर और एन वायर, जहाँ पर आर का मीन से रेड वायर, वाई का मीन से येलो वायर, बी का मीन से ब्लू वायर, एन का मीन से न्यूट्रल वायर। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग का केबल डायग्राम। केबल डायग्राम आर जनरली मेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन केबल और अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। केबल डायग्राम यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन केबल और अंडरग्राउंड केबल दोनों के लिए। तो आपको तो ऐसे पता ही होगा कि दो तरह का वायरिंग होता है, एक ओवरहेड वायरिंग, एक अंडरग्राउंड वायरिंग। ये हमें सेकेंड लेसन में पढ़ना है, जो सर्विस कनेक्शन है। अभी हम पढ़ते हैं केबल वायरिंग के बारे में, केबल डायग्राम के बारे में। प्रॉपर लेआउट ऑफ केबल वायरिंग, प्रॉपर लेआउट जो है केबल वायरिंग का होना चाहिए। साइज एंड टाइप ऑफ केबल जो यूज़ किया जाता है उसके बारे में उसमें शो होना चाहिए। पाइप इन विच केबल आर इंसर्टेड, जो पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसमें केबल इंसर्टेड रहेगा उसके बारे में बताना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग में GI पाइप्स का यूज़ होता है, ग्राउंड इंसुलेटेड पाइप्स, ठीक है। और पोजीशन ऑफ जॉइंट्स क्लियरली शो होना चाहिए। एक्चुअल लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड जॉइंट टू जॉइंट, एक्चुअल लेंथ पॉइंट टू पॉइंट और जॉइंट टू जॉइंट का होना चाहिए। एक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ द रूट मार्कर होना चाहिए। डेट एंड लेइंग ऑफ केबल, ये सब भी उसमें शो होना चाहिए। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट सिंबल देखेंगे। तो जनरल वायरिंग सिंपल एक लाइन टाइप का होता है, सिंबल तो आपको देख करके ही समझना पड़ेगा, तो हम धीरे धीरे ऊपर करेंगे, आप देख देख के समझिएगा। वायरिंग ऑन द सरफेस, वायरिंग अंडर द सरफेस, कंडक्ट वायरिंग ऑन द सरफेस, कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग जो आपका वॉल के अंदर होता है उसे बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग के अंदर दो वायरिंग आता है, एक सरफेस का ऊपर वायरिंग, एक सरफेस का अंदर वायरिंग। तो जो अंदर वायरिंग होता है उसे कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। सिंगल पोल वन वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, बेल पुश और पुश बटन, फ्यूज, फ्लोरोसेंट लैम्प, फैन, सीलिंग फैन, ब्रैकेट फैन, एग्जॉस्ट फैन, बेल, बजर, हॉर्न और हूटर, टर्मिनल कनेक्शन ऑफ कंडक्टर, जंक्शन ऑफ कंडक्टर, डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, क्रॉसिंग एंड कनेक्शन कंडक्टर एज सिंगल लाइन, कैपेसिटर, अर्थिंग, मैग्नेटिक कोर, लैमिनेटेड कोर, डस्ट कोर, फ्यूज बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड लाइटनिंग, मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच लाइटनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस, मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस पावर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ स्विच पावर, मेन स्विच लाइटनिंग, मेन स्विच पावर मीटर। ये सारा आपका जितना भी सिंबल्स है ये सब वायरिंग डायग्राम्स में यूज़ होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।